नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में मुंबई में कहिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दो भाइयों का मिलन हुआ, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। 20 साल बाद, आज से 20 साल पहले करीब राज ठाकरे शिवसेना से निकले थे और बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS। उसकी एकमात्र उपलब्धि 20 साल की यह है कि उसने उत्तर भारतीयों पर हमला किया, उत्तर भारतीयों की पिटाई की, उनकी दुकानें तोड़ी और उनके खिलाफ अभियान चलाया। इसके अलावा राज ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में कोई उपलब्धि नहीं है। वो अपने बेटे तक को विधानसभा का चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी उनसे वो सब धराशायी हो गई थी उनके पहले चुनाव में ही। लेकिन उनको अब भी लगता है कि वो बहुत बड़ी ताकत है। असल में ये एंटाइटेड लोग जो होते हैं ना, डायनेस्ट जो होते हैं, ये सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। उद्धव ठाकरे को भी यही लगता था। तो क्या है कि ये जो ज़मीनी सच्चाई है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उद्धव ठाकरे ने जब 2019 में विद्रोह किया, भाजपा को धोखा दिया, तो उन्होंने देखा नहीं कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसे बदल रही है। मैं बात शुरू करूंगा ज़्यादा पुरानी नहीं, 1999 से, 1999, जब शिवसेना और भाजपा मिलकर चुनाव लड़े थे। उससे पहले भी मिलकर चुनाव लड़े थे और सरकार बनाने की स्थिति में आए और सरकार बनी। उस समय शिवसेना को सीटें मिली थी 288, जो कुल सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा की, उसमें से 71। भाजपा को सीटें मिली थी 62। ये ताकत थी महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों की। तो जब बाला साहब ठाकरे का सूरज चमक रहा था, तब उनको 288 में से 71 सीटें मिली। ये मैक्सिमम और बेस्ट परफॉर्मेंस है शिवसेना की बाला साहब ठाकरे के रहते हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवसेना की ताकत क्या थी। फिर 2004 में चुनाव हुआ, जल्दी चुनाव हो गया। कार्यकाल पूरा करने से पहले, चूंकि लोकसभा का चुनाव जल्दी हो रहा था, भाजपा ने तय किया, तो ये हुआ कि विधानसभा का भी करा लें तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, नुकसान हुआ। और नुकसान क्यों हुआ? पहली बात तो ये कि शिवसेना को लगा कि भाजपा बढ़ रही है, इसको रोकना ज़रूरी है। तो भाजपा के कई उम्मीदवारों को हराने का काम शिवसेना ने किया कि कहीं भाजपा हमसे बड़ी पार्टी ना हो जाए। बड़ी पार्टी तो नहीं हुई। 2004 में 163 सीटों पर लड़ी शिवसेना और 62 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 38%। बीजेपी लड़ी 111 सीटों पर और 54 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 49%। यहाँ से जो मैराथन में होता है ना, कि मैराथन दौड़ने वाले जो धावक हैं, वो एक स्टेज आती है जब पीछे वाला आगे होने लगता है, और वो निर्भर करता है उसके स्टेमिना पर और उसकी ताकत पर कि वो कब तक आगे रहेगा और फिनिशिंग लाइन तक आगे रहेगा क्या। भाजपा ने वो काम उसी समय से शुरू किया। उसका स्ट्राइक रेट बढ़ गया और 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें शिवसेना से ज़्यादा हो गई। भाजपा जो है शिवसेना से बड़ी पार्टी बन गई। अगला चुनाव 2014 में हुआ, तब तक नरेंद्र मोदी आ गए। बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसने सरकार बनाई। पहले शिवसेना ने मना किया, फिर साथ आ गए। शुरू में पहले सदन में सरकार बचाने का काम शरद पवार ने किया, सरकार को जो है विश्वास मत हासिल करने में मदद की। लेकिन शरद पवार और भाजपा की बात बनी नहीं। बाद में शिवसेना को लगा कि साथ रहेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बन गई थी भाजपा की, राज्य में भी बन गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और भाजपा ने तय कर लिया कि अब शिवसेना को उसकी हैसियत बताना है। तो पहला काम तो ये किया कि डिप्टी CM का पद नहीं दिया। जो मंत्रालय चाहते थे वो मंत्रालय नहीं दिया। इससे पहले जब सरकार बनी तो तय ये हुआ कि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास और भाजपा के पास उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय। लेकिन ये काम 2014 में बीजेपी ने नहीं किया। 2019 में उद्धव ठाकरे को डर था कि बीजेपी और बड़ी पार्टी बन सकती है। 2014 में अलायंस नहीं हुआ था, अलग अलग लड़े थे।
भाजपा 122 सीटें जीती थी अकेले, शिवसेना के बिना, और वो लड़ी थी लगभग 250 सीटों पर। लेकिन 2019 में भाजपा 150-160 के आसपास सीटों पर लड़ी और उसको सीटें मिली 105, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 2014 से भी बेहतर था। मतलब साफ संकेत था कि अगर अलग लड़ते तो शायद पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते या उसके पास पहुंच जाते। 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे अंदर खाने शरद पवार से मिल गए। वो छोड़कर गए, धोखा देकर गए, वो तो बाद की बात है, और भाजपा के उम्मीदवारों को हरवाने का काम किया शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने। दोनों ने कहा कि भाजपा आगे चली जाएगी तो मेरी भी राजनीति कमजोर होगी और तुम्हें क्या मिलेगा, भाजपा का फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। और दोनों को देवेंद्र फडणवीस से बड़ी चिढ़ थी, उनके नेतृत्व से चिढ़ थी। तो भाजपा को बहुत नीचे तो नहीं गिरा पाई कि ये स्थिति नहीं हुई कि शिवसेना जो है नंबर 1 हो जाए और भाजपा नंबर 2 हो जाए। तब भी भाजपा नंबर 1 पार्टी रही। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि यही समय है मुख्यमंत्री बनने का, तो उन्होंने हाथ मिला लिया शरद पवार और कांग्रेस पार्टी से। सोनिया गांधी पहले तैयार नहीं थी, लेकिन उनको समझाया ये गया कि अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति से भाजपा का सफाया कर देंगे और ये जो अलायंस बना हुआ है हिंदुत्व का, ये टूट जाएगा। शरद पवार को भी लग रहा था कि ये अलायंस तोड़ना ज़रूरी है उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। तो अलायंस तो तोड़ दिया, इसमें तो सफल हो गए, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन उसके बाद जो दुर्दशा हुई है वो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे ने बताया कि अब चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों का अस्तित्व तो नाम मात्र के लिए बचा है। 288 में से 232 या 236 सीटें जो है वो एनडीए को या महायुति है वहाँ महाराष्ट्र में उसको मिली। 132 सीटें भाजपा अकेले जीती। अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस भाजपा की हुई। और याद रखिए लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बाद ये परफॉर्मेंस थी भाजपा की और महायुति की। तो अब जो है स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उसका चुनाव 70,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, जो पूरी एशिया में इससे ज़्यादा किसी भी जो है स्थानीय निकाय का बजट नहीं है। और यही ब्रेड एंड बटर है शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, अब शिवसेना नहीं कहना चाहिए, उद्धव ठाकरे का और उनके परिवार का। तो ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। तो दोनों भाई मिल जाएंगे। लोग कह रहे हैं क्या बदल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ बदलेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं बदलेगा। मैं कह रहा हूँ बदलेगा, एक ही चीज़ बदलेगी। और ध्यान दीजिएगा आप, जिस दिन बीएमसी के चुनाव का नतीजा आएगा, आज जो दोनों भाइयों के चेहरे पर आपको हंसी दिखाई दे रही थी वो उस दिन गायब दिखेगी, वो नज़र नहीं आएगी। क्योंकि 0 और 0 मिलकर कोई संख्या बनते ही नहीं है। 0 + 0, उसमें चाहे जितने 0 जोड़ते जाइए वो 0 ही रहेगा। राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाई, उनको लग रहा था कि वो बाला साहब ठाकरे को रिप्लेस कर देंगे, अगर उनसे बड़े नहीं तो उनके बराबर के नेता बन जाएंगे। और नतीजा क्या हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति से एकदम सफाया हो गया उनका, हाशिए पर चले गए। लेकिन रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई। उनको अभी भी ये गुमान है कि वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं। और उनकी फिर से कह रहा हूँ खूबी एक ही है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा करना। उनको लगता है कि यही उपलब्धि उनको महाराष्ट्र का और बड़ा नेता बना देगी। उद्धव ठाकरे को लगा कि बीजेपी से बगावत करके वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ गए हैं, अब मुसलमान उनके साथ आ जाएगा। तो पहले तो उन्होंने अपनी हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी, मुसलमानों के साथ चले गए। मुसलमानों के लिए उद्धव ठाकरे की एक उपयोगिता थी, उन्होंने इस्तेमाल किया कि बीजेपी को इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोकसभा चुनाव में उसका फायदा हुआ, मुसलमानों को भी, उद्धव ठाकरे को भी। बल्कि कहे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो जिस गठबंधन में थे उद्धव ठाकरे, उसको फायदा हुआ। लेकिन बहुत जल्दी महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आ गया कि खेल क्या हो रहा है। और ये खेल बड़ा दूरगामी खेल है, आप समझिए। इसी समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 68% थी,
लेकिन उनका अनुमान है, उनके अध्ययन का ये नतीजा है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी और मुसलमानों की आबादी 30% हो जाएगी। ये इतना बड़ा खतरा है, इसके सामने ये चुनाव की जीत हार ये सब कोई मायने नहीं रखता। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, ये हिंदू धर्म के लिए खतरा है, ये इस देश की संस्कृति के लिए खतरा है। और इस खतरे को अगर पहचानने में देर की तो ये खतरा और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। और ख़ास बात ये है इस रिपोर्ट की कि ये जो ग्रोथ है मुस्लिम पॉपुलेशन की, ये ऑर्गेनिक नहीं है कि भाई बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, कम पैदा हो रहे हैं, TFR रेट क्या है, ये सब मामले एक तरफ। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही होती तो फिर सवाल उठाने पर यह होता कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो उसकी आबादी बढ़ेगी ही, बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन ये ग्रोथ इनऑर्गेनिक है, यानी घुसपैठ के कारण। और घुसपैठियों में सबसे बड़ी संख्या तो जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, उसके अलावा म्यांमार से आए हुए रोहिंग्याओं की है। उनके कारण मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसलिए कह रहा हूं ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है शहर शहर में भारत के मुसलमानों की, ये दरअसल एक आधार तैयार कर रही है भारत के एक और विभाजन की। और उसके संकेत हमको दिखाई देने लगे हैं जगह जगह, शहर शहर में। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, जिस तरह से ये घोषणा की जा रही है कि हमारी आबादी इतनी हो गई है, अब यहाँ शरिया का राज लागू होगा, ये सब उसके शुरुआती संकेत हैं। इनको अगर पहचाना नहीं, इनसे निपटने की कोशिश नहीं की, इनसे लड़ने की तैयारी नहीं की, तो नतीजा बड़ा भयावह होने वाला है। तो BMC का चुनाव केवल ये नहीं तय करेगा कि BMC की सत्ता में कौन होगा, मेयर किसका होगा। BMC का चुनाव ये तय करेगा जो मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है इतनी तेजी से, बल्कि मैं कहूँगा बदली जा रही है और सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत बदली जा रही है, उस पर कोई रोक लगेगी कि नहीं। मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस आ जाते हैं, हालांकि इन तीनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कहा हम अलग लड़ेंगे। शरद पवार अपने जो प्रभाव के इलाके हैं वहाँ अपने भतीजे के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाता के सामने मुंबई में बड़ी समस्या होगी कि भाजपा को हराने के लिए वोट किसको दे। लेकिन भाजपा ने, और ख़ासतौर से महायुति की बात करें, जो तीनों पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं, और उसके अलावा NCP जिसके अध्यक्ष अजित पवार हैं, इन तीनों ने तय किया कि मिलकर लड़ेंगे तो तीनों फायदे में रहेंगे। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सबका नुकसान होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो इसलिए तय किया कि मिलकर लड़ेंगे। मुंबई के लिए भी सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है। 180 से ज़्यादा सीटों पर तालमेल की बातचीत हो चुकी है। बाकी 40-42 सीटें और जो बची हैं उन पर बातचीत चल रही है, वो भी मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगी। तो इस चुनौती को महायुति ने और भाजपा ने खास तौर से कहिए कि गंभीरता से लिया है। ये चुनाव का नतीजा तय करेगा कि ठाकरे परिवार की राजनीति कितने दिन और बची हुई है। मुझे लगता है कि ये ठाकरे परिवार की राजनीति का खात्मा होगा। BMC के चुनाव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल जाएं, न मिलें, नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राज ठाकरे के पास कुछ देने के लिए नहीं है और उद्धव ठाकरे के पास जो बचा हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए ये 2 ज़ीरो मिलकर लड्डू भले ही बांट लें अभी, लेकिन नतीजा निकलेगा तो वही लड्डू वाला गोल निकलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।